एक आदमी जिसके धंधे को जितनी ज्यादा खत्म करने की कोशिश की गई, जितनी ज्यादा उसके धंधे पर नौबत आई, वो आदमी उतना ही खूंखार बनता गया और उसका धंधा उतना ही घातक होता गया। और उस धंधे ने जन्म दिया एक ऐसे सिस्टम को जिसकी बदौलत वो आदमी बना दुनिया का पहला अरबपति। वो आदमी जिसने फंड किया उस एजुकेशन सिस्टम को जिसमें आपने और मैंने अपने 12 साल बर्बाद किए हैं। और उस आदमी की सोच को आप इस एक लाइन से समझ सकते हैं, वी डोंट वॉन्ट ए नेशन ऑफ थिंकर्स, वी वॉन्ट ए नेशन ऑफ वर्कर्स। और उस आदमी का बिजनेस मॉडल इतना पावरफुल था कि आज दुनिया के टॉप 1% लोग उसी बिजनेस मॉडल को फॉलो करते हैं, चाहे वो जेफ बेजोस हो, मार्क जकरबर्ग हो, एलोन मस्क हो या फिर मुकेश अंबानी ही क्यों ना हो, सब उसी बिजनेस मॉडल को फॉलो करते हैं। और उस बंदे का नाम मिस्टर जॉन डी रॉकफेलर। और आज की ये मेरी पहली डॉक्यूमेंट्री उसी आदमी पर होने वाली है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक भाई वाली राय दे देता हूँ कि आपको कुछ सीखने के लिए इस आदमी के बारे में जानना चाहिए, जरूरी नहीं कि आप मेरे वीडियो से ही जाने। सो शुरू करते हैं। जॉन डेविसन रॉकफेलर का जन्म 8 जुलाई 1839 क्लीवलैंड ओहियो अमेरिका में हुआ था। इनके फादर का नाम था विलियम डेविसन सीनियर और इनकी माता का नाम था एलिजा डेविसन। और ये 6 भाई बहन थे और उनमें से ये दूसरे सबसे बड़े थे। जॉन के पूरे करियर पर इनके पेरेंट्स का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनके फादर एक पेडलर थे जो जगह जगह जाकर औषधियां बेचते थे इस दावे के साथ कि वो कैंसर का क्योर है, लेकिन वो हकीकत में सबको पागल बनाते थे। और साथ ही वो अपने बेटे को फाइनेंस और बिजनेस की नॉलेज भी देते थे। लेकिन जॉन की माँ का जॉन की लाइफ पे इम्पैक्ट और भी ज्यादा है, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी जैसे इंडिया में प्याज का भाव, कभी हर्ष पर तो कभी फर्श पर। क्योंकि जब भी उनके पिता घर आते थे तो वो सारा केस लेकर आते थे, जिनसे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन एकदम से बूम हो जाती थी। लेकिन जैसे ही थोड़े दिनों बाद वो जाते, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन फिर से वही हो जाती। तो उनकी माँ एक धार्मिक महिला होने के साथ साथ अच्छी बिजनेस और फाइनेंस की नॉलेज भी रखती थी, जिससे कि उन्होंने अपने बेटे को सिखाया कि कैसे बचत की जाती है, कैसे पैसों को इन्वेस्ट किया जाता है और कैसे फालतू फिजूल खर्चों से बचा जाता है। और जॉन ने उन्हें वैसे ही फॉलो किया जैसे उनकी माँ ने उन्हें बताया था। 12 साल की उम्र में उन्होंने मुर्गियां बेचकर, आलू बेचकर $50 इकट्ठा किए और उन्हें किसी किसान को 7% की रेट से लोन दे दिया। फिर जब जॉन के पास पूरा पैसा वापस आया तो उन्होंने पैसों के बारे में एक अलग नजरिए से सोचना शुरू कर दिया। उस लोन के बाद उनकी ये समझ में आया कि कैसे पैसे इंसान के लिए काम कर सकते हैं। और 16 साल की उम्र में उन्होंने एक नौकरी कर अपना पूरा परिवार संभाल लिया, क्योंकि उनके पिता एक बहुत बड़े ठग निकले और उन्होंने अपनी फैमिली के साथ ही धोखा कर लिया। क्योंकि 1855 में उन्होंने अपने परिवार को बिन बताए दूसरी शादी कर ली और घर से बिन बताए निकल गए। और ये बात भी जॉन को तब पता चली जब उन्होंने कुछ खबरियों को उनके पीछे लगाया। 1855 में जब जॉन 16 साल का हुआ तो उसने एक बुक कीपर की जॉब ले ली और अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। उसने वहाँ बिजनेस और फाइनेंस की नॉलेज गेन की और सीखा कि कैसे लोगों के साथ नेगोशिएशन किया जाता है, कैसे डील की जाती है, कैसे चीजें सेल की जाती है। उसने वो सब कुछ सीखा जो एक बिजनेस को स्टार्ट करने में चाहिए। फिर जब 1859 में जॉन 20 साल का हुआ तो उसने अपने 2 पार्टनर्स के साथ प्रोड्यूस कमीशन का बिजनेस स्टार्ट किया। मतलब वो फार्मर्स से खाने पीने का सामान लेता और उन्हें दूसरे लोगों को सेल करता और जो कमीशन आता उनसे उनकी कमाई होती। इससे उन्होंने बहुत प्रॉफिट बनाया, लेकिन इतना नहीं कि वो बिलियनियर बन जाए। इसके लिए तो कोई बड़ा गेम होना चाहिए था और वो बड़ा गेम हुआ 1863 में, जब क्लीवलैंड में क्रूड ऑयल की ड्रिलिंग होने लगी और सारी भीड़ ऑयल को ड्रिल करने में लग गई। वहीं पे जॉन ने रुककर सोचा और एक ऑयल की रिफाइनरी लगा दी। और ये डिसीजन उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। यही वो डिसीजन था जिसकी बदौलत वो बने दुनिया के पहले बिलियनियर। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो भी इनका ये डिसीजन सबसे बेस्ट था, क्योंकि उस टाइम पर क्रूड ऑयल कभी निकलता है ना निकलता इसकी कोई गारंटी नहीं थी। ये बहुत रिस्की गेम था, लेकिन रिफाइनरी चलती रहेगी इस बात की गारंटी थी, क्योंकि एक जगह ऑयल नहीं निकलता तो दूसरी जगह तो निकल ही जाता। फिर जब 1865 में जॉन ने अपने पार्टनर से उस कंपनी को खरीद लिया और फिर 1870 में उस कंपनी को नाम दिया स्टैंडर्ड ऑयल, जो आगे चलकर बनी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी। लेकिन इस धंधे में बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि इसमें कंपटीशन तो बहुत ज्यादा था लेकिन इनकम बहुत कम थी। इसके लिए भी जॉन को बहुत पापड़ बेलने पड़े। उसने बहुत सारे तरीकों से अपने कंपटीटर्स का धंधा खत्म कर दिया। उसने वर्टिकल इंटीग्रेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक जूस वाला है जो जूस बेचता है, अगर वो खुद ही जूस के फ्रूट उगाने लग जाए और खुद ही वो कप बनाने लग जाए जिनमें वो लोगों को जूस देता है, तो उसकी इनकम बढ़ जाएगी और उसकी केवल जूस पर डिपेंडेंसी थी कम हो जाएगी, जिससे वो अपने जूस के प्राइस गिरा सकता है। और आज के टाइम में ये देखें तो इसका परफेक्ट एग्जांपल है एलोन मस्क। उसकी टेस्ला और स्पेसएक्स इसी तरह काम करती है, क्योंकि वो हर छोटी से लेकर बड़ी चीज खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, जिससे उनकी ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाती है और उनकी इनकम बढ़ जाती है। और इसी चीज से जॉन ने अपना कंपटीशन खत्म किया, क्योंकि उन्होंने अपने साइंटिस्ट
पकड़े जो उस क्रूड ऑयल को ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए हमेशा काम करते रहते थे। उन्होंने खुद की मशीनरी लगाई, उन्होंने खुद के ऑयल बैरल बनाए जिनसे उनकी ओवरऑल इनकम बढ़ी और ऑयल से डिपेंडेंसी कम हुई। तो उन्होंने कंपटीशन से ऑयल बहुत सस्ता कर दिया और जो कंपटीटर्स थे वो अपना ऑयल इतना सस्ता नहीं कर सकते थे, तो कुछ तो दिवालिया हो गए। कुछ कंपटीटर्स ने अपनी कंपनी जॉन को बेच दी। फिर भी बहुत ज्यादा कंपटीशन था, तो फिर जॉन की किस्मत ने जॉन का साथ दिया और वहाँ की रेल रोड्स ने एक गलती कर दी और उस गलती को जॉन ने अवसर में बदला और उन्होंने रेल रोड्स के साथ एक ऐसी सीक्रेट डील साइन की जिसमें उनका तेल तो 50% कम दाम पर ट्रांसपोर्ट हो जाता था, लेकिन उनकी कंपटीटर्स का ऑयल उतने ही प्राइस पर ट्रांसपोर्ट होता, जिनसे भी उनकी कमाई कम हो जाती और जॉन इससे और तेल सस्ता कर सकता था। लेकिन इससे भी खतरनाक डील तो ये थी, बाकी जो कंपनियां हैं उनकी ऑयल ट्रांसपोर्टेशन डिटेल जॉन को मिलनी चाहिए। ये डील सबसे खतरनाक थी क्योंकि इससे जॉन को पता चल जाता कि सामने वाला कितना खतरनाक है और कितना उसने मार्केट कवर कर रखा है। तो मन चाहे ढंग से अपने कंपटीशन को कुचल सकते थे। इसकी बदौलत उन्होंने यूएस के 90% ऑयल मार्केट पर कब्जा कर लिया था। लेकिन फिर उनके सामने एक दिक्कत आई कि 1880 में थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार कर दिया। तो जो लाइट केरोसिन तेल को जलाकर चिमनियों में ली जाती थी, अब वो लाइट बिजली के थ्रू बल्ब से ली जाने लगी। इससे केरोसिन का मार्केट डाउन हो गया। लेकिन यहाँ भी जॉन की किस्मत ने जॉन का साथ दिया क्योंकि तब तक गैसोलीन से चलने वाली गाड़ी आ गई थी और जो क्रूड ऑयल को साफ करने पर केरोसिन और गैसोलीन निकलता, पहले तो वो उसे फेंकते थे, अब वो उस गैसोलीन को केरोसिन से ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे और उससे भी पैसे कमाने लगे। लेकिन ये पैसों का खेल इतना गंदा था कि इसमें जॉन के कई सारे एनिमीज बन गए क्योंकि जॉन ने कईयों के घरों को अनजाने में तबाह कर दिया। कई बिजनेसमैन ने फांसी तक खा ली क्योंकि उनका धंधा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, जिससे यूएस की पूरी जनता उनके खिलाफ हो गई और उन पर भड़क उठी और उनकी ऑयल मोनोपोली पर अंगुली उठाने लगी। तो यूएस गवर्नमेंट ने 1911 में उनकी स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी को 34 टुकड़ों में तोड़ दिया। लेकिन यहाँ भी गेम जॉन के पक्ष में रहा क्योंकि जब स्टैंडर्ड ऑयल 34 टुकड़ों में टूटी तो उनके बहुत सारे शेयर्स हो गए और अब ज्यादा लोग उनके शेयर खरीद सकते थे। इससे भी उनकी इनकम बढ़ने लगी। और इन सब में मुझे तो सबसे कमाल की बात यह लगी कि जॉन को उनकी माँ ने जो धर्म की नॉलेज दी थी उसी के अकॉर्डिंग जॉन ने आखिर तक काम किया। क्योंकि जब वो 16 साल की उम्र में बुक कीपर की जॉब करते थे तब भी वो अपनी कमाई का 10% डोनेट करते थे और वो आखिर में भी अपनी कमाई का 10% डोनेट करते थे। और आज भी 100-150 साल बाद भी उनकी कमाई का कुछ परसेंट या फिर उनकी फैमिली वेल्थ का कुछ परसेंट डोनेट होता है। लेकिन उनकी डोनेशन पर भी सवाल उठते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा डोनेशन किया, उन्होंने स्कूलों में डोनेशन किया। अब लोग कहते हैं कि उन्होंने उस एजुकेशन सिस्टम को फंड किया जिसमें लेबर बन सके ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब पर्सियन एजुकेशन सिस्टम में। लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने हॉस्पिटल और बाकी चीज़ों में भी फंड किया। अब बात करते हैं आज के मॉडल वर्ल्ड में उनके बिजनेस मॉडल को कौन कौन फॉलो करते हैं। जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग, कोई भी हो, सब उनके ही मॉडल को फॉलो करते हैं। अब लोग चाहे कुछ भी कहे, लेकिन जॉन डी रॉकफेलर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और आज की मेरी पहली डॉक्यूमेंट्री है, इसलिए जो गलतियां हुई हैं उनके लिए मुझे माफ करना और सब्सक्राइब कर लेना।